मेहता जी की इकलौती बेटी थी रिद्धि। मेहता जी की पत्नी का नाम था मालती। मेहता जी और मालती दोनों ने अपनी बेटी रिद्धि को बहुत प्यार से पाला था। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेहता जी को अपनी बेटी से इतना प्यार था कि वो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में भी नहीं भेजा था, क्योंकि मेहता जी को लगता था कि अगर उनकी बेटी उनकी आंखों से दूर हो गई तो वो जी नहीं पाएंगे। वक्त गुजरता चला गया और मेहता जी की बेटी रिद्धि अब पूरे 26 साल की हो गई थी। मेहता जी ने रिद्धि का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में आशीष नाम के एक लड़की के साथ पक्का कर दिया। लेकिन रिद्धि का रिश्ता पक्का करते ही मेहता जी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपने घर में चुपचाप बैठे हुए थे तो मालती उनके पास आई। क्या बात है, अब तो आपको खुश रहना चाहिए। आशीष जैसा अच्छा लड़का मिला है हमारी बेटी को। सब माँ बाप यही तो चाहते हैं ना कि उनकी बेटी का घर अच्छे से बस जाए और उसे एक अच्छा पति मिले। तुम्हारी बात सही है मालती, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा से रिद्धि के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। तो फिर आप उदास क्यों हैं? अब देखो, 10 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद क्या होगा? अरे होना क्या है, बेटी अपने घर जाएगी, अपने पति के साथ खुश रहेगी। सारी दुनिया में ऐसा ही तो होता है ना। एक काम करता हूँ मालती, मैं ना आशीष से बात कर लेता हूँ। क्या पता वो शादी के बाद हमारे घर आकर रहने को तैयार हो जाए। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला वो क्यों हमारे घर आकर रहेगा? और वैसे भी मुझे ना घर जमाई नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने हाथों से उसकी विदाई नहीं कर सकता। इतना कहकर मेहता जी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर मालती समझ जाती है कि उन्हें अपनी बेटी के इस घर से जाने का बहुत दुख था। मालती उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेहता जी की समझ में कुछ नहीं आता। शाम के वक्त, क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ अजीब सा लग रहा है बेटा, सर भी गर्म हो रहा है। अरे पापा, आपको तो बुखार है, लेकिन अचानक से बुखार कैसे हो गया? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी विदाई की बात सुनकर बुखार हो गया है तुम्हारे पापा को। तुम जानती हो ना रिद्धि, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, और शादी होकर तुम दूसरे घर चली जाओगी, इतनी सी बात से परेशान हो गए, और अब देखो अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली। पापा, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी शादी इसी शहर में है और मेरा ससुराल यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब कहेंगे मैं आपसे मिलने चली आऊँगी। नहीं बेटा, मैं तुझे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं खुद भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। अगर तू भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती ना बेटा, तो तू एक काम कर सकती है, जिसके चलते तू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। पापा और बेटे को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। बताइए ना पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? देख, तेरी और आशीष की सगाई हो चुकी है। अब तुम दोनों की आपस में बातचीत तो होती होगी ना। तू आशीष को ये समझाने की कोशिश कर कि तू मेरे बिना नहीं रह सकती और इस घर से विदा भी नहीं होना चाहती। बस आशीष तेरी बात मान जाएगा और वो भी हमारे घर रहने लगेगा। शायद आप ठीक कहते पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता आशीष इस बात के लिए तैयार होगा। और तो कोशिश तो करके देख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपने पापा की बात मानकर रिद्धि आशीष से मिलने एक कैफ़े में जाती है। अरे वाह रिद्धि, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच आशीष। अब हमारी शादी का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ और हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। आशीष, मुझे ना इस बारे में ही तुमसे बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मेरे घर से विदा होने की बात सुनकर मेरे पापा बहुत परेशान हैं। उनकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं पापा का घर छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह पाऊँगी। इसका क्या मतलब है? शादी के बाद सारी लड़कियां अपने ससुराल में या अपने पति के पास ही तो रहती है। तुम्हारी बात सही है आशीष, लेकिन मैं अपने पापा को ऐसे बीमार और
परेशान होता नहीं देख सकती। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी इस घर से विदाई ही ना हो। पापा को ऐसा ना फील हो कि मैं शादी होकर उनसे दूर जा रही हूँ। देखो रिद्धि, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारे पापा परेशान नहीं होंगे। ऐसा क्या तरीका है, बताओ तो। आशीष रिद्धि के कान में एक प्लान बताता है। रिद्धि उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। रिद्धि की विदाई की बात सोच सोच कर मेहताजी बहुत परेशान होते हैं। रिद्धि की शादी भी हो जाती है। शादी के ठीक बाद जैसे ही विदाई का मुहूर्त होता है, मेहताजी एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी रिद्धि उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेहताजी ने देखा कि रिद्धि ने दुल्हन के कपड़े नहीं पहने थे। वो तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे तैयार होती थी वैसे ही तैयार होकर उनके सामने आई थी। अरे बेटा, तूने दुल्हन के कपड़े क्यों उतार दिए? और तूने तो कहा था तू दामाद जी से बात करेगी और यहीं पर रहेगी। पापा वही तो मैं आपको कहने आई हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इसीलिए तो मैंने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। क्या आशीष इस बात के लिए तैयार हो गया? उसे इस बात से कोई परेशानी तो नहीं? तभी मालती वहाँ पर आती है। नहीं, आपका दामाद बहुत अच्छा है और उसने आपकी बेटी को आपके पास रहने की परमिशन दे दी। उसकी विदाई भी नहीं होगी, लेकिन बस वो थोड़ी देर के लिए रिद्धि के साथ बाहर डिनर करने जाना चाहता है। इस बात की परमिशन तो आप देंगे ना? अरे हाँ, बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी की शादी की है। वो अपने पति के साथ जहाँ मर्जी जा सकती है, बस वो इस घर में रहे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आप ना अपनी तबीयत मत ख़राब करो। रिद्धि बेटा, तुम आशीष के साथ जाओ, अच्छे से खाना पीना खाकर घूम फिर कर वापस आ जाना। हाँ। मालती मेहताजी को दवाई देकर सोने के लिए कहती है। मेहताजी सो जाते हैं और उधर रिद्धि अपने ससुराल पहुंच जाती है। देखो रिद्धि, मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारी विदाई वैसे होगी जैसे किसी दुल्हन की विदाई होती है तो तुम्हारे पापा को बुरा लगेगा। मेरा मतलब वो दुखी हो जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अब तो बड़ी आसानी से उन्होंने तुम्हें ससुराल आने दिया। तुम्हारी बात तो सही है आशीष, लेकिन आज तो मैं आ गई, आगे हम क्या करेंगे? पापा तो मुझे अपने ही घर में रखना चाहते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस रोज़ सुबह तैयार होकर अपने घर से निकलना जैसे तुम ऑफिस जाती हो, और तुम्हारे पापा को ऐसा लगेगा कि तुम हमेशा की तरह ऑफिस जा रही हो। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं होगा तो वो उस चीज़ को आसानी से अपना लेंगे। समझ गई। धीरे धीरे पापा को आदत पड़ जाएगी और कुछ ही महीनों के बाद उन्हें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि मेरा घर में ना होना एक नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल सही कह रही हो रिद्धि। देखो, अगर तुमने अचानक से अपने पापा का घर छोड़ा तो हो सकता है कि उनके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़े, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ आशीष, मैं धीरे धीरे करके अपने पापा का घर छोड़ूंगी। मानती हूँ मेरी विदाई दूसरी बेटियों की विदाई से बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने पापा की हेल्थ के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा। एकदम ठीक कहा। इस तरह से तुम मेरे साथ भी रहोगी और अपने पापा के साथ भी। और जब उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि शादी के बाद बेटी को अपने पति के घर रहना चाहिए, तब धीरे धीरे तुम उनके घर जाना कम कर देना। और हाँ, मायके से अपना सारा सामान पूरी तरह हटाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। शायद तुम्हारे पापा को इस बात से तकलीफ हो। इस तरह आशीष की समझदारी के चलते रिद्धि की उस घर से विदाई तो हो गई थी, लेकिन बड़े ही अलग तरीके से। वक्त के साथ मेहताजी ने भी अपनी बेटी की शादी और उसकी विदाई को एक्सेप्ट कर लिया था और वो खुश रहने लगे थे। कहानी एक ऐसी बेटी की विदाई की है जिसके मायके से जाने का मकसद कुछ और ही था। क्या है माँ, कितनी सिंपल शादी की है मेरी। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अरे बेटा, कैसे तेरी शादी धूमधाम से करती। तुझे कहा तो था कि 1 साल रुक जा, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाता तो अच्छे से कर देती शादी। अभी अभी तो तेरे पिता का देहांत हुआ है। दुनिया तो बातें बना रही है कि पिता की मौत को 6 महीने नहीं हुए और बेटी को लव मैरिज करने की पड़ी है। बोलने तो जो बोलते हैं बोले, मैं किसी से नहीं डरती। अरे पर बेटा, बात तो सही है ना, कुछ दिन तो रुक जाती। वाह, क्यों रुक जाती? और मयंक को कोई और लड़की पसंद आ जाती तो क्या करते माँ, बोल। अरे पर बेटा, ऐसे डर कर क्यों रहना? अगर वो तेरे लिए 1 साल नहीं रुक सकता था तो शादी करके तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। उफ़ो, अब बस माँ लेक्चर कम दो ना।
पापा की तबीयत काफी वक्त से खराब थी, सभी जानते थे कि उन्हें जाना है। फिर मयंक और मेरी शादी की उम्र भी तो हो रही थी। माँ क्या बोलती, बेटी से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मेघा के पिता का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। पिता से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले मेघा के भाई को कुछ होश ही नहीं रहता। बेटा आकाश, कब तक ऐसे पापा को याद करता रहेगा? जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। हाँ, जैसे तुम और मेघा बढ़ गए। आप लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आई। पापा को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने घर पर मंडप सजा दिया। माँ को पता था कि आकाश इस बात को 10 बार बोलता है। वो उसे समझाती भी तो क्या। बेटा, मेघा को लड़का पसंद था, फिर पापा भी तो मेघा की शादी को लेकर चिंता किया करते थे ना। और देख, मयंक है भी कितना अच्छा लड़का। दहेज में 1 पैसा नहीं लिया और शादी भी कितनी सिंपल थी। बेटा आकाश माँ के इस बर्ताव से दुखी हो जाता है। वो वहां से चला जाता है। वहीं मेघा ससुराल जाती है, जहां मयंक कहता है, देख मेघा, साफ बात है, मेरे घर में माँ तो है नहीं, पापा भी साथ नहीं रहते। मैं भी बिजनेस और काम के चक्कर में तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, तो देख ले तू क्या करना है। मेघा जो घूमने फिरने की शौकीन थी, वो अब 4 दीवारी में बंद कर रह जाती है। वो सोचती है कि क्या करे, कैसे शादी के पहले जैसी जिंदगी एंजॉय करे। मयंक, मैं माँ के घर जा रही हूँ, तुम 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिन में 4 बार तुझे लेने और छोड़ने आऊं, समझी? ये क्या हो गया है मयंक? शादी से पहले तो बड़ा प्यार था, अब ऐसी भाषा। मेघा माँ के घर जाती है। जिस मेघा को पिता के घर पर खूब अच्छा खाने पहनने मन चाहा घूमने मिलता था, वो मेघा पति के राज में बंद कर रह जाती है। मेघा के मायके में उससे मिलने उसकी मामा की बेटी आती है। हाय मेघा, ये क्या पहना है? कोई डिजाइनर साड़ी नहीं ली? हाँ, वो क्या है ना, घर पर ही हूँ तो ये सिंपल सी। ये वही मेघा है जो सोने के लिए भी महंगे महंगे पजामे पहना करती थी। क्या हो गया मेघा, पति के पास पैसे की कमी है क्या? अब क्या था, मेघा को खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी मामी बोल पड़ती है, मेघा, वैसे बड़े शहर की लड़की थी तू, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे छोटे से शहर में शादी कर ली? वहाँ ना अच्छा पहनावा है ना अच्छा खान पान। हाँ, वो क्या है ना, मयंक का बिजनेस वही है तो इसलिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं घूम तो आया कर। अब मेघा क्या कहती कि मयंक के पास पैसे नहीं है, कहाँ तो इतना घूमने फिरने की शौकीन मेघा। अब क्या करे सबके जाने के बाद। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक से शादी करके। मैंने तो पापा का जाना भी नहीं देखा। मयंक जो पैसा दिखाया करता था वो पैसा उसके पास है ही नहीं। ऊपर से छोटा शहर, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ना कोई मॉडर्न कपड़ा पहनो, ना कहीं घूमने जाओ। माँ, मेरी जिंदगी तो किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। देख बहन, अब यहाँ तो कुछ है नहीं। पापा के जाने के बाद तुरंत तेरी शादी के कारण सब लोग हमसे नाराज हैं। अरे तो मैं कौन सा कोई बहुत खुश हूँ? मैं भी तो जैसे तैसे लाइफ काट रही हूँ। अरे तो की क्यों शादी? कोई तेरी उम्र भी इतनी नहीं हो रही थी, तब तो लव मैरिज के चक्कर में तूने शादी कर ली। और अब रो रही है कि शहर छोटा है, मयंक के पास वो पैसा नहीं है जो वो दिखाया करता था। क्यों? अब वो तेरा पति है, वो जिस हाल में रखे रह, समझी? जो बात माँ को समझानी चाहिए थी वो भाई समझा रहा था, लेकिन लालची मेघा को अब मायके में रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। कारण आराम और महंगे शौक। बेटा, मयंक का फोन आया था, वो बोल रहा था कि खाना नहीं खा पा रहा है ढंग से, तो मेघा को भेज दे। भगा रही हो? साफ साफ बोल दो कि ससुराल चली जाओ। क्यों, नहीं रखा जा रहा है क्या बेटी को? अरे कैसी बात कर रही है मेघा, तू तो मेरी औलाद है, क्यों नहीं रखूंगी तुझे भला? तेरा ही तो घर है ये। लेकिन वाह, जब मेरा घर है तो रहने देना। वैसे भी कौन सी पापा की नाक रही है कि बेटी शादी के बाद मायके में आ पड़े तो कट जाएगी। तभी भाई आता है। देख मेघा, बहुत हो गया तेरा। जिंदगी कोई खेल नहीं है जो तू जैसी मर्जी वैसे करे। किसी के घर की बहू बनकर गई है तो वहाँ की भी निभानी है ना। बकवास मत करो, घर पापा का है और मेरा भी हक है। मैं कल ही वकील बुलाकर बात करती हूँ। माँ के तो पैरों तले जमीन ही हिल जाती है कि ये क्या बोल रही है।
वो बेहोश होने ही वाली होती है कि बेटा उन्हें थाम लेता है। माँ क्या हो गया? प्लीज परेशान ना हो माँ। अरे बेटा, समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की परवरिश में मैंने कौन सी कमी छोड़ी। ये जैसा कहती गई मैं करती रही। तो मैंने कौन सी गैर कानूनी बात कर दी है? जो है वही तो कहा, क्यों? अरे बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। इस घर को उन्होंने बहुत ही जतन से बनवाया था। मैं इस घर के टुकड़े नहीं होने देना चाहती हूँ। नहीं होगा माँ। ठीक है, तो वकील को लेकर आना चाहती है ना? ठीक है, लेकर आ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पापा पर लाखों का कर्जा था जो मैं चुका रहा हूँ, उसका आधा कर्जा तू चुकाएगी। तभी वहां मयंक आ जाता है। मेघा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आए दिन तुम मायके में पड़ी रहती हो। मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने घर और परिवार से ज्यादा जरूरी बड़ा शहर पसंद है। वैसे तुमको ना ये बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना। मेघा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। कहाँ तो उसने एक ऐश की जिंदगी सोची थी, लेकिन हाय रे, ये क्या हो गया। नहीं नहीं, प्लीज आप लोग ऐसी बात ना करो। मैं कहाँ से पापा का कर्जा भरूंगी? मयंक, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? मैं घर चलती हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मेरी विदाई कर दो। ये कहानी अमृता और अमन की है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि दोनों के रास्ते बदल गए। अमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। हमारा बस यहीं तक का साथ था, मैं इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। अरे, ऐसे कोई बीच सफर में छोड़कर जाता है क्या? मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? समझने की कोशिश करो अमृता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ऐसा मत बोलो अमन, तुम्हें जीना होगा। हमारे लिए नहीं सही तो अपने लिए, अपने सपनों के लिए। जब तुम ही नहीं रहोगी तो फिर मेरे और मेरे सपनों के क्या मायने? मेरा जो है सब तुम्ही से तो है अमृता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। लेकिन अमृता करती भी क्या? एक तरफ अमन था तो एक तरफ थे पिता, और पिता की बात अमृता मान ही लेती है, लेकिन वो मन से गुस्सा नहीं निकाल पाती। पापा, मैं अमन के बिना नहीं रह सकती। वो अच्छा लड़का है, कॉलेज खत्म होते होते उसकी जॉब भी लग जाएगी। प्लीज पापा, आप मुझे उससे अलग मत कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता अमृता, मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, मोहब्बत करने के लिए नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, आज से तुम्हारा कॉलेज खत्म। पापा, पापा ऐसा मत कीजिए, बस 1.5 साल की तो बात है, तब तक मेरा MSc कंप्लीट हो जाएगा। आई प्रॉमिस, मैं अमन से नहीं मिलूंगी, पर मेरी पढ़ाई बंद मत करवाइए पापा, प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब तुम्हें जो भी करना है वो तुम घर से ही करोगी। कुछ इस तरह से अमृता का कॉलेज खत्म हो गया। वो घर चली गई। बेचारी अमन से मिल भी नहीं सकी थी। घर जाते ही रिश्ते देखने शुरू हो गए। किसी ने पढ़ाई तक के लिए नहीं पूछा था, नौकरी तो दूर की बात थी। अरे अम्मू, काहे मुंह लटकाए बैठी रहती है? अरे बेटा, पढ़ाई करके भी क्या कर लेती? करनी तो तुझे शादी ही थी, इसलिए खुश हो जा। बहुत अच्छा लड़का देखा है तेरे लिए, तुझे रानियों की तरह रखेगा और महारानियों की तरह राज करेगी तू। दादी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और उसके बाद जॉब भी करना है। मुझे शादी वादी नहीं करनी और ना ही किसी की रानी बनना है। आप बोल दो ना पापा से, मुझे शादी नहीं करनी। पर अमृता की एक ना सुनी किसी ने। घर वालों ने ही उसके अरमानों को अपने पैरों से कुचल दिया। 6 महीने के भीतर उसकी शादी अविनाश से करवा दी गई। अविनाश एक सिंपल सा लड़का था, जिसका पहनावा, ओढ़ावा, बोलना, आदतें अमन से बिल्कुल अलग थी। अम्मू, आज शाम को मैं जल्दी लौटूंगा, तुम तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे और उसके बाद डिनर। ठीक है, मैं 6 बजे तक तैयार रहूंगी। आप बता दो शाम में कौन सा कपड़ा पहनोगे, मैं तैयार कर दूंगी। अरे जो तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर अविनाश ऑफिस के लिए निकल गया और अमृता घर के कामकाज में लग गई। ऐसे ही दोनों की लाइफ कट रही थी।
जहाँ प्यार छोड़कर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सब कुछ था, पर वो प्यार नहीं था। शायद इसी वजह से अमृता अभी तक माँ नहीं बनी थी। शाम को अविनाश और अमृता फिल्म देखने जाते हैं। उसके बाद डिनर करते हैं। डिनर के दौरान अविनाश कहता है, अब हमें अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ज्यादा लेट करना भी ठीक नहीं है। अमृता चुपचाप अविनाश की बात सुनती रहती है। वो कुछ नहीं कहती। अविनाश आगे कहता है, आज मम्मी का फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। फिर कहने लगी कब पोता पोती का चेहरा दिखाओगी। अम्मू सुन रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अमृता का ध्यान टूटा। हाँ, सुन रही हूँ। अविनाश, मैं अभी फैमिली बच्चों के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे हमारी शादी को 5 साल से ऊपर हो गया है। अब फैमिली शुरू नहीं करेंगे तो कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं शायद इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड व्हाट अबाउट मी अम्मू? कभी मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो। घर का प्रेशर है, इससे ज्यादा लेट करना भी ठीक नहीं है। कब तक हम इसको टालते रहेंगे? आज नहीं तो कल करना ही है। Then why not today? अमृता ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी की दीवार चौड़ी हो गई थी। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों एक ही घर में फिर अजनबी हो गए थे। अगली सुबह अविनाश बिना बताए ऑफिस के लिए निकल गया। उसने न तो नाश्ता किया और न ही लंच बॉक्स लिया। टिफिन का डब्बा लेकर अमृता पीछे से दौड़ी भी थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। कल रात के बाद से अमृता भी परेशान थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शादी तो उसने बिना मर्जी के कर ली थी, लेकिन बच्चा वो अपनी मर्जी से करना चाहती थी। लेकिन अमन का ख्याल उसे चैन से रहने भी तो नहीं दे रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। कोई अननोन नंबर रहता है। वो फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजता है। इस बार वो फोन उठा लेती है। हेलो, कौन? मैं, अमन। अमन का नाम सुनते ही अमृता एकदम सन्न रह जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो दोबारा पूछती है, हेलो, कौन? अरे अम्मू, मैं अमन। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे। आंखों से आंसू को पोंछते हुए रुधे गले से अमृता ने कहा, इतने सालों बाद आज मेरी याद आई है। अभी कहाँ हो तुम अमन? अरे मैं बैंगलोर में हूँ। किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था। तुम्हारे बारे में पता था, इसलिए खुद को कॉल करने से रोक नहीं सका। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तक तो नहीं। तुम्हारी कोई अच्छी ननद है तो बता दो। मैं मिलने आ रही हूँ, एड्रेस सेंड करो। अरे वेट यार, मैं एक होटल में हूँ। तो मैं हूँ तुम्हारी अमृता। मैं कुछ नहीं जानती, आ रही हूँ मैं। अमृता को कुछ समझ में नहीं आता। वो एक लेटर अविनाश को लिखती है। डियर अविनाश, मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जो आज इतने साल बाद मेरे सामने आया है। मैं उसी के साथ अपना जीवन देख रही हूँ। मेरे इस लेटर को मेरा तलाक समझना, ढूंढने की कोशिश मत करना। अमृता लेटर लिखकर होटल में जाती है, जहाँ अमन उसे मिलता है। हाय अमृता, कितनी मोटी हो गई हो, कैसी हो? चलो, तुम्हारे मुंह से बुराई तो सुनी, वरना तुम तो हमेशा तारीफ ही करते रहते थे। ये बताओ प्लान क्या है, कहाँ चलना है? अरे कहाँ जाऊंगा यार, बस कल तक की क्लाइंट मीट है, फिर वापस अमेरिका। अमेरिका? वहाँ क्या है? और शादी क्यों नहीं की? मेरा इंतजार था क्या? अरे मैं तो पिछले 5 साल से अमेरिका में ही हूँ। तुम्हारा इंतजार तो नहीं था, पर हाँ बुरा लगा था जब तुम गई। और शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं गोरी के साथ रिश्ते में हूँ। अब किस्मत ये खराब है कि पहले तुम्हारे पापा नहीं माने थे, इस बार मेरी माँ नहीं मान रही किसी विदेशी के लिए। लेकिन जल्दी मना लूंगा। लूसी के बिना अब लाइफ नहीं है मेरी। खैर ये बताओ, कहाँ जा रही हो इतना बड़ा बैग लेकर? अमृता को लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। वो साथ लाए गहने और कपड़े के बैग को देखती है। मुझे एक काम याद आ गया, जाना जरूरी है, फिर मिलती हूँ। अमृता डर कर घर आ जाती है। पूरे रास्ते यही प्रार्थना करती है कि अविनाश ने वो लेटर पढ़ा ना हो। अविनाश घर आ चुका होता है। वही दरवाजा खोलता है। अरे कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। कब आए आप? अपने टाइम पर आ गया था। सॉरी, लेट हो गई, कहीं गई थी। चलो अब आ गई हो ना,
तो फिर वापस कभी मत जाना। अमृता अविनाश के गले लग जाती है।